नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा और सबसे सटीक एग्जिट पोल। 1 जून को सबसे पहले इंडिया न्यूज ने आपको बता दिया था कि देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि एग्जिट पोल के मुताबिक मोदी सरकार एक बार फिर से सत्ता में वापसी करती हुई दिख रही है। लेकिन आज हम बात करेंगे उन वीवीआईपी कैंडिडेट्स की जिन पर देश के लोगों की नजर टिकी हुई है। कौन कहां से जीत रहा है और कौन वीआईपी कैंडिडेट कहां से हार रहा है। सब वीआईपी कैंडिडेट्स के बारे में सटीक जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। साथ ही उन सीटों के बारे में भी मेहमानों से हम चर्चा करेंगे कि किसके जीतने की क्या वजह रही और किसकी हार के पीछे क्या फैक्टर रहा। देश की कुछ ऐसी वीवीआईपी सीट्स हम आपके लिए चुनकर लाए हैं जिस पर आप जानना चाहते हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। ओवरऑल डेटा, ओवरऑल आंकड़ा कल हम आपको बता चुके हैं कि 371 सीटों पर एनडीए जीत हासिल करता हुआ दिख रहा है। 125 सीटों पर इंडी गठबंधन और 47 सीटें अन्य के खाते में दिख रही हैं। लेकिन हमें पता है कि आपको इस बात की क्यूरियोसिटी है, आपको इस बात का कौतूहल है कि जो बड़े चेहरे हैं, बड़ी सीट्स हैं, वो कौन जीत रहा है, कौन बड़ा चेहरा है जो हार रहा है। तो ऐसी ही देश की बड़ी सीटों का एग्जिट पोल हम आपको दिखाने वाले हैं अब से चंद सेकंड के बाद। अब वीआईपी सीटों का सबसे बड़ा एग्जिट पोल इंडिया न्यूज आपके सामने रखने जा रहा है। देश भर में वीआईपी सीटों का हाल क्या है, कौन सा दिग्गज जीत रहा है और कौन सा दिग्गज हार रहा है। इस बार सभी वीआईपी सीटों पर जीत हार का सटीक अनुमान और उस जीत हार के पीछे क्या वजह है उसका विश्लेषण भी करेंगे, क्योंकि मेरे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद रहेगा जिसमें हमारे साथ सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट रहेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहेंगे। और अब हम सबसे इस पर चर्चा करेंगे। एक एक सीट का डिटेल, एक एक सीट का आंकड़ा मैं आपको बताता जाऊंगा। एक एक सीट में आपको दिखाऊंगा कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, उस पर एक एक्सपर्ट कमेंट, फिर उसके बाद नेक्स्ट सीट। तो अगले 3 घंटे आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इन 3 घंटों में देश की बड़ी और हॉट सीट के नतीजे हम आपको बताने जा रहे हैं जो इंडिया न्यूज ने अपने इस एग्जिट पोल में पाए हैं। तो सबसे पहले देश की सबसे बड़ी और सबसे हॉट सीट से शुरुआत कर रहे हैं। बात कर रहे हैं काशी की सीट की, वाराणसी लोकसभा सीट की, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और नरेंद्र मोदी की टक्कर है कांग्रेस के अजय राय से। यहां पर 4 जून को क्या होगा, सबसे पहले इस सीट का इतिहास देख लीजिए। देश दुनिया में पीएम मोदी का बढ़ता नाम। 2014 में जीत हासिल की, 2019 में भी यहां से जीत हासिल की और खास बात यह है कि हर इलेक्शन में जीत का मार्जिन बढ़ा है। इस बार क्या होने वाला है, वाराणसी लोकसभा सीट से देश का सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। 2024 में क्या जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनका मुकाबला इस सीट पर अजय राय से है। अजय राय जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और कांग्रेस ने अजय राय को चुनाव मैदान में उतारा है। तो देश की सबसे बड़ी सीट का एग्जिट पोल क्या कहता है, यानी कि 4 जून को क्या नतीजा आने वाला है, वो मैं आज 2 जून को ही आपको बताने वाला हूं। बड़ी फाइट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बीच में 4 जून को क्या नतीजा आएगा यहां पर, क्योंकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि इस सीट पर इस बार जीत का मार्जिन अभूतपूर्व होगा। बल्कि बीजेपी ने तो यह अभियान भी चलाया था और कहा था कि हमारे कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की है कि यहां से जीत का मार्जिन 10 लाख भी क्रॉस कर सकता है। तो जीत रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी की लोकसभा सीट से। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। यह खबर आपको 4 जून को मिलने वाली थी, लेकिन इंडिया न्यूज ने 2 दिन पहले ही इस सीट का फिगर, इस सीट का नतीजा आपको बता दिया है। पूरा पैनल मेरे साथ है, इस पैनल को मैं इंट्रोड्यूस करता हूं। इस जीत की क्या वजह है उस पर मैं चर्चा करूंगा। मेरे साथ आलोक मेहता जी हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं, आईटीवी के अरविंद मोहन जी हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं, अजीत मेंदोला जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हिमांशु भट्ट सीनियर जर्नलिस्ट, निरुक्त भार्गव जी सीनियर जर्नलिस्ट साथ में हैं। मेरे साथ मयंक सिंह हैं, डी डायनेमिक्स जिन्होंने सर्वे किया है, वो एजेंसी उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे साथ राकेश कुमार सिंह हैं, इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर इनपुट, और मेरी सहयोगी रचना भी हमारे साथ है। सबसे पहले मयंक, मैं आप ही से शुरू करना चाहूंगा। देश की सबसे बड़ी सीट थी और जाहिर सी बात है कि आपको एक एक कदम फूंक फूंक कर यहां पर रखना पड़ा होगा, क्योंकि सबकी नजर इसी पर है कि वाराणसी में इस बार क्या होने वाला है। बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता तो ये कहते हैं कि सिर्फ जीत का मार्जिन बढ़ेगा, इसके अलावा हम कुछ सोच नहीं रहे हैं। क्या आपने फील्ड पे पाया? कहीं ना कहीं ग्राउंड पे भी ये चीज़ हम लोग को देखने को मिली कि जो जीत की मार्जिन है वो कितनी रहती है। लेकिन इसमें एक बहुत सरप्राइजिंग ऑब्जर्वेशन ये मिला कि वहाँ के जो लोकल्स हैं, जो वहाँ पे रहते हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, वहाँ उनके पास सिर्फ केवल एक प्रश्न था। जो लोग बीजेपी को अपना वोट नहीं देना चाहते हैं, वो हमेशा से यही कह रहे थे कि इनके अलावा जो कैंडिडेट को बीजेपी ने कांग्रेस ने उतारा है, अजय राय को,
उस कैंडिडेट के अलावा क्या कांग्रेस के पास कोई और कैंडिडेट नहीं था? जब राहुल गांधी दम भरते हैं कि वो उनको फाइट देंगे मोदी को, तो क्या राहुल गांधी को बनारस में खुद नहीं उतरना चाहिए था? क्या राहुल गांधी ने खुद अमेठी या रायबरेली के ऊपर इतना समय दिया कि अगर उनको फाइट करना है, अगर वो सीधे प्रतिद्वंदी अगर हैं नरेंद्र मोदी के, तो उनको सीधा सीधा बनारस में उनको चुनौती देना चाहिए था, भले वो हार में तब्दील होता या जीत में तब्दील होता। मैक्सिमम लोग वहाँ पे हैं जो बीजेपी के पॉलिटिक्स से नहीं सहमत हैं। उनके पास प्रश्न केवल एक ही था कि कैंडिडेट को कांग्रेस कितनी बार रिपीट करती है। अगर एक कैंडिडेट आपको दूसरी बार तीसरी बार हारता हुआ दिख रहा है तो उसी कैंडिडेट को वापस से आप रिपीट क्यों कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ी वजह रही है थ्रू आउट आवर सर्वे। ये हमेशा देखने को मिला है कि एक कैंडिडेट, जब बीजेपी ऐसे ऐसे कैंडिडेट को हटा देती है, जैसे आपको मुजफ्फरपुर पता होगा, आपको और भी कई सीट्स पे अगर हम लोग देखें तो वहां पे कई। ठीक है, एक रिएक्शन में राकेश कुमार सिंह जी से लेता हूं, फिर मैं अगली सीट की तरफ बढ़ूंगा। राकेश जी, नरेंद्र मोदी वो चेहरा है जिनके दम पर बीजेपी कहती है कि हाँ, ये हमारे लिए गेम चेंजर हैं, सिर्फ यूपी में ही नहीं पूरे देश में हमारे लिए गेम चेंजर हैं। वो चेहरा, उस चेहरे की जीत एक औपचारिकता ही लग रही थी। देखिए, सही कहा आपने रोहित, क्योंकि जिस तरह से ग्राउंड जीरो पर लगातार हम लोग गए थे, वहां पर जो आम आदमी का, जो वाराणसी के वासी थे या पूर्वांचल की बात करें, जिस तरह से प्रधानमंत्री 2014 से जब पहली बार वहां से चुनाव जीते, उसके बाद वहां की दशा और दिशा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह से क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला है। आप देखिए कि वो जो है गलियों का शहर कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से वहां पर आपको बिजली की तारें अब जो है बेतरतीब नहीं दिखाई देगी। आप शहर के विभिन्न इलाकों में जाइए, आप जिस तरह से वहां पर विकास हुआ है। और एक और बड़ी सीट जिस पर निगाहें सभी की हैं, वेस्टर्न यूपी में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट जिस पर निगाहें सभी की हैं कि संजीव बालियान क्या फिर से जीतने वाले हैं या फिर हरेंद्र सिंह मलिक क्या टक्कर उन्हें देने वाले हैं। पश्चिमी यूपी के कद्दावर नेता हैं, बीजेपी के नेताओं में शुमार हैं और मुजफ्फरनगर से तीसरी बार वो चुनावी मैदान में है। अपने विवादित बयानों की वजह से हमेशा वो सुर्खियों में रहे हैं। जाट वोटर्स में उनका अच्छा खासा दबदबा है और जाट वोटर्स का जो सपोर्ट है वो संजीव बालियान को मिलता रहा है। ऐसे में क्या एक बार फिर से संजीव बालियान ही जीतने वाले हैं? मुजफ्फरनगर की ये सीट लगातार लोगों के बीच में चर्चा का विषय भी बनी रही और जो सबसे बड़ी वजह रही वो किसानों की नाराजगी भी थी। तो ऐसे में क्या संजीव बालियान एक बार फिर से जीतेंगे या लोगों की नाराजगी भारी पड़ जाएगी या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से हरेंद्र सिंह मलिक जीतेंगे या हारेंगे? और ये हमारा अपडेट है, ये हमारा सर्वे कहता है कि संजीव बालियान एक बार फिर से जीतने वाले हैं। संजीव बालियान जीतेंगे। आलोक सर हमारे साथ में हैं, राहुल लाल जी हमारे साथ में हैं, अरविंद सर है, साथ ही साथ हिमांशु जी भी हैं। अरविंद सर, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि संजीव बालियान जीत जाएंगे? तो जाट बनाम जाट लड़ाई हो गई थी और हरेंद्र मलिक पर्याप्त मजबूत कैंडिडेट हैं। किसानों की नाराज़गी इस इलाके में काउंट होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा मसला राजपूत वर्सेस जाट का हो गया था। राजपूतों की नाराज़गी वाला फेज यही है जब सबसे ज़्यादा नाराज़गी दिख रही थी और मान मनोवल की कोशिश हुई। बीजेपी के अंदर से भी जो राजपूत लोग थे वो नाराज़ थे, उनको भी मनाने की कोशिश हुई। तो अगर ये रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब है कि उन्होंने ये तीनों बाधाएं आसानी से पार कर ली हैं और नरेंद्र मोदी का नाम और प्लस इस इलाके में पार पा गए हैं ऐसा लग रहा है संजीव बालियान, क्योंकि सर्वे में जीत का इशारा है, हरी झंडी है। आलोक सर, मैं बार बार अरविंद जी हमारे साथी हैं और मैं इसलिए कहता हूं कि जातिवाद को पूरा मोदी जी ने ध्वस्त कर दिया है। पिछले 10 सालों में जातिवाद के इस जिसको जो कहते हैं नासूर कैंसर का जो रोग है वो भारत से धीरे धीरे, अब ये ठीक है उसके लक्षण थोड़े बहुत तो दिखते हैं ना, कई बार कई साल इलाज करना पड़ता है ऑपरेशन होने के बाद भी। इसलिए ये जाति की राजपूत उस नाम पर एक खास लोग, एक गुट खड़ा हो जाता है। नेता सब जानते हैं आप, यहाँ राजस्थान गुजरात में जिनकी वजह से हुआ, गुजरात में वो सीट जीत रहे, बाद में हो सकता है आपको उनका नाम भी आप मालूम पड़े। इसलिए मैं ऐसा नहीं मानता, मेरा मानना है कि यहाँ भी मोदी फैक्टर, दूसरा आरएलडी वगैरह के साथ जो समझौता किया गया उसका पूरा चौधरी चरण सिंह का असर। संजीव बालियान विवादास्पद है मैं मानता हूँ, लेकिन इसको जाट, बैकवर्ड, किसान और किसान, छोटा किसान जितना खुश है, बड़ा किसान और आड़तिया और विदेशी कंपनियां जो चाहती थी उसके खिलाफ वोट पड़ेगा और पड़ना चाहिए।
ठीक है, तो अब वक्त है अगली सीट की ओर हम रुक करते हैं। अगली वीआईपी सीट कौन सी है? अगली वीआईपी सीट आती है उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट, जहां से बीजेपी ने जितिन प्रसाद को अपना कैंडिडेट बनाया है और भगवत सरन गंगवार जो कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है। खास बात यह है कि ये वो सीट है जहां से वरुण गांधी सांसद हुआ करते थे, लेकिन उनका टिकट काटकर यहां से उम्मीदवार बनाया गया जितिन प्रसाद को। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें कैंडिडेट बनाया गया है, जिस पर इस सीट पर सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी के भगवत सरन गंगवार के साथ है। क्या होने वाला है इस सीट पर, कौन जीत हासिल करेगा, बस चंद सेकंड में आपके सामने नतीजे होंगे। लेकिन बिग फाइट है यहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच। अब नतीजा क्या आने वाला है इस सीट का, वो देखना बहुत जरूरी है। और इस सीट पर नतीजों से पहले नतीजे जान लीजिए। जीत हो रही है जितिन प्रसाद की। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ अब मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। जितिन प्रसाद पीलीभीत से उम्मीदवार बनाया बीजेपी ने और इस सीट को वो निकाल रहे हैं, इस सीट को वो जीत रहे हैं। निरुक्त भार्गव जी सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ हैं। निरुक्त जी, कैसे आप देख रहे हैं इस जीत को? आसान रही होगी, आसान रहेगी ये जीत जितिन प्रसाद के लिए? नहीं, क्लोज कॉन्टेस्ट था ये। हाँ। और जितिन प्रसाद के साथ ये है कि उज्जवल इमेज, उनकी बहुत अच्छी इमेज है वहाँ पे, उनके पिताजी के समय से उनका अच्छा सरसूख रहा है उस परिवार का, और स्वयं में भी उनकी अच्छी इमेज रही है, काफ़ी पढ़े लिखे हैं। कांग्रेस में भी जब उन काम कर रहे थे तो राहुल गांधी के काफ़ी क्लोज थे, तो इस दृष्टि से ऐसा लगता है कि वो स्मूथ सेलिंग तो है, लेकिन बहुत बड़ी मार्जिन शायद नहीं पा पाएंगे। ठीक है, एक रिएक्शन हिमांशु जी आपका, जितिन प्रसाद वर्सेस भगवत सरन गंगवार, क्योंकि ये सीट है बरेली से लगती हुई सीट है और बरेली की जो इलाका है उसमें गंगवार को माना जाता है कि वो डिसाइसिव फैक्टर होते हैं, तो वो फायदा नहीं मिल पा रहा है भगवत सरन गंगवार को। नहीं, फायदा तो थोड़ा मिलता होगा, मगर मेरा ये मानना है कि भाजपा ने कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों में माँ बेटे के जो बेटे की जो सीट थी ना, उसे बहुत अच्छी तरह नर्चर किया हुआ है। वो जो कार्यकर, बेस का कार्यकर जो होता है ना जगह पे, वो डिसाइसिव होता है, जीत या हार, उम्मीदवार कोई भी हो। तो वरुण गांधी का टिकट काटा गया, मगर वरुण गांधी जब एंटी नहीं गए हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाजपा का कार्यकर वहां इंटैक्ट रहा है, और वो इंटैक्ट कार्यकर जो कर सकता है, इसका परिणाम आप पीलीभीत की विजय में देखें। और ऐसे में सीधे सीधे जितिन प्रसाद जीते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो अगली सीट है मेरठ पर निगाहें इसलिए टिकी हुई हैं क्योंकि यहां से रामायण सीरियल में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल चुनावी मैदान में, और सबसे बड़ी बात यह, पहली बार वो चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी की सुनीता वर्मा को टक्कर देते हुए। मेरठ लोकसभा से पहली बार अरुण गोविल चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में मेरठ लोकसभा बीजेपी का गढ़ भी कही जाती है। राम के किरदार से फेमस हो गए देश भर में अरुण गोविल से पहले उन्हें राम के नाम से जाना जाता है। लेकिन राहुल लाल जी पहली बार ही चुनावी मैदान में, और सवाल बहुत से हैं। ऐसे सवालों को लेकर इंडिया न्यूज की टीम भी सर्वे करने के लिए पहुंची। यहां अरुण गोविल और सुनीता वर्मा के बीच की इस टक्कर में क्या होगा नतीजा, जनता ने तय क्या किया है, क्या कहता है अनुमान, क्या कहता है एग्जिट पोल? यहां पर मेरठ से हार रहे हैं अरुण गोविल, ये अभी तक का सर्वे इशारा कर रहा है। राहुल लाल जी, तो क्या सुनीता वर्मा यहां फायदा ले गई? बिल्कुल, देखिए कई बार मैंने आपके कार्यक्रम में कहा भी है पहले भी कि 2 सीटें, मैं अभी भी कह रहा हूं कि अयोध्या का जो लल्लू सिंह की सीट है वो सीट भी फंसी हुई, और मेरठ में कम से कम 4 बार उस दरमियान में मैं गया हूं। तो जो लास्ट के समय में यहाँ पे आपको ध्यान होगा, तीसरी बार में ये समाजवादी पार्टी ने आखिरी दिन ये सुनीता वर्मा को टिकट दिया, दलित हैं प्रत्याशी वो, तो दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन यहाँ पे काफ़ी शानदार कॉम्बिनेशन बना। और दूसरी चीज़ अगर हम लोग देखें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अरुण गोविल आए, अरुण गोविल लगातार जो है कि वो राम के छवि से बाहर नहीं निकल पाए। वो उनके चुनाव प्रचार में कई प्रकार की खामियां थी। वो दोपहर 2 बजे के जब समय होता था, वो वहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि वो दोपहर विश्राम भी वो लेना चाहते थे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि आप मेरठ के समस्याओं का समाधान क्या करेंगे, तो बोले पहले मैं जीत लूंगा, फिर पता करूंगा समस्याएं क्या है, समाधान क्या है। तो जो पूरा रवैया था उनका, वो एक अनप्रोफेशनल रवैया था उनका। हालांकि आलोक सर, जब मोदी मैजिक चलता है तो फिर जीत के बयार बहती है, और अरुण गोविल को हो सकता है इसका फायदा हो जाए, क्योंकि कई बार साइलेंट वोटर्स भी रहते हैं जो बोलते नहीं है, सिर्फ वोट देते हैं। कृष्णा जी, आप सब कई बार बात करते रहे कि स्थानीय नेता जो वहाँ पर रहे, जैसे पीलीभीत अभी आपने जो बताया था, चूंकि वरुण गांधी वहाँ काम भी अच्छा कर रहे थे, उसका भी फायदा वहाँ पर जितिन प्रसाद जी को मिला। उसी तरह से यहाँ पर यदि स्थानीय, इसीलिए तो बदला गया, वहाँ पर बदलने की तो एक तो अपनी बीजेपी के अंदर नाराजगी, कार्यकर्ताओं की नाराजगी, और जो उनका रहा, यहाँ मोदी का जादू आप ठीक है, लेकिन मोदी हर जगह आप देखिए, ऐसा तो नहीं है कि 150 सीटें यदि और दूसरे पार्टियाँ लेंगी तो वहाँ मोदी जी का जादू, क्योंकि नीचे स्थानीय स्तर पर यदि काम नहीं है
संगठन नहीं है। यदि राहुल गांधी अमेठी में जो 50-30 साल से इनकी सीट थी वहाँ यदि हार सकते हैं तो अरुण गोविल तो यहाँ आए सिनेमा की तरह से। अब वो क्यों उनको लिया गया ये बीजेपी डिसाइड करेगी, समीक्षा करेगी, लेकिन ये सोच करके कि राम एक बड़ा मुद्दा है और राम का कैरेक्टर से उनको भी लोग, वो जमाना चला गया जब रामायण में लोग पैसा डालते थे, वहीं सिनेमा घर में हम लोगों ने देखा है उस समय। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो साइलेंट वोटर्स का हमने जिक्र किया, चूंकि रोहित मेरठ से ताल्लुक रखते हैं और रोहित का कुछ इनपुट है इसको लेकर। देखिए रचना, मैं इस बारे में थोड़ी सी अलग राय रखता हूं क्योंकि मेरा पूरा बचपन मेरठ में बीता है। आई वाज बॉर्न इन मेरठ और पूरी मेरठ की पॉलिटिक्स को मैंने देखा है, चाहे वो मेरठ कॉलेज की पॉलिटिक्स हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स हो या फिर विधानसभा की लोकसभा की पॉलिटिक्स हो। सुनीता वर्मा की अगर मैं बात करूं, समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हैं, पहले वो बीएसपी में भी रह चुकी हैं और मेरठ की मेयर भी रह चुकी हैं सुनीता वर्मा। इनके हस्बैंड जो है वो हस्तिनापुर से विधायक भी रह चुके हैं बीएसपी के टिकट पर। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैंने ऑब्जर्व की, देखिए सबसे बड़ा इनिशियल एक कंफ्यूजन था समाजवादी पार्टी में कि टिकट किसको दें। पहले एक कैंडिडेट को टिकट दिया, उसका कैंसिल किया, फिर अतुल प्रधान जो हैं, जो अभी विधायक हैं सरधना से, उनको टिकट दिया, फिर उनका कैंसिल कर दिया, फिर सुनीता वर्मा के पास नंबर आया। तो ये कंफ्यूजन था और उस कंफ्यूजन में मैंने वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखा है। तो जितना मैंने ऑब्जर्व किया है वहां पर, मेरे हिसाब से अरुण गोविल इस सीट को जीत रहे हैं, इजीली जीत रहे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत यहां पर अरुण गोविल को नहीं होगी। ये मेरा अपना एक कैलकुलेशन है और मुझे लगता है कि अरुण गोविल आसानी से सीट को जीत रहे हैं। मयंक, आपको क्या लगता है? अगर मैं गलत हूं तो मुझे प्लीज करेक्ट कीजिए। नहीं, शुरू में देखने को मिल रहा था कि मामला थोड़ा सा वहाँ पे फंसता हुआ हम लोगों को दिखा, लेकिन बाद में जैसे धीरे धीरे हम लोगों को और जो सैंपल्स ज़्यादा कलेक्ट होते गए तो हम लोग को समझ में आया कि ये सीट जो है बीजेपी आसानी से निकाल सकती है। तो ठीक है, मेरठ की लोकसभा सीट जो अभी तक राजेंद्र अग्रवाल जीत रहे थे, क्योंकि देखिए मेरठ की अगर मैं बात करूं, वहां की डेमोग्राफी ऐसी है कि वहां पर जी देखिए अतुल प्रधान को जब समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया तो एक तरह से वहां पे समस्या ये आई कि वो उनके साथ जो है कि वो दलित वोटरों का जिस तरह से झुकाव वो जोड़ना चाह रहे थे, वो समस्या आ रही थी उसमें। यही कारण है कि लास्ट में फिर उनको योगेश वर्मा की पत्नी को उन्हें टिकट दिया और वो फिर मुस्लिम और जो दलित कॉम्बिनेशन था वो अच्छे से वो कॉम्बिनेशन लेकिन बनाया। एंड मोमेंट पर टिकट कटना यहाँ नुकसान कर गया समाजवादी पार्टी को। और ये रोहित का ये 4 जून को देखिए, 4 जून को पता लग जाएगा कि मेरी समझ मेरठ को लेकर कितनी है। अच्छा, जो अगली सीट है वो गौतम बुद्ध नगर से है, जिसको लेकर सवाल बहुत से हैं। चूंकि डॉक्टर महेश शर्मा यहां से बीजेपी से चुनावी मैदान में है, क्या एक बार फिर से जीत उनके नाम होगी या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर हैं, वो चुनावी मैदान में टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर की सीट यानी कि नोएडा, यहाँ के लोगों ने क्या एक बार फिर से डॉक्टर महेश शर्मा पर भरोसा दिखाया है या फिर उन्हें बदलाव के मूड में वो नजर आए? डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर पर क्या उन्होंने बटन दबाया? क्या उनकी तरफ कुछ लोगों का जो वोटों का रुझान रहा वो रहा क्या? गौतम बुद्ध नगर को लेकर सवाल बहुत से हैं और सवाल इसलिए भी और ये देखिए, जो रुझान कह रहे हैं, जो एग्जिट पोल में रुझान कह रहे हैं, वो डॉक्टर महेश शर्मा के फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं। रोहित, आप तो नोएडा में चूंकि रहते हैं, मेरठ से बिलोंग करते हैं, नोएडा को लेकर कुछ कहेंगे क्या? देखिए रचना, नोएडा की सीट मुझे लगता है बहुत इजी सीट है ये, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी वक्त से लगातार कोशिशें बहुत की, बाकी जो राजनीतिक दल हैं, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट भी बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन जिस तरह का एक होल्ड है, एक साफ सुथरी छवि है यहाँ पर हमने देखा जो बीजेपी कैंडिडेट हैं उनकी, तो मुझे लगता नहीं कि इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत या किसी तरह का कोई इफ एंड बट है इस मामले में। एक ईजी विन मुझे लग रहा है, क्योंकि नोएडा में मैं रहता हूँ, किस तरह से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वहाँ पर चल रही हैं, तो डॉक्टर महेश शर्मा की जीत में किसी तरह का कोई रोड़ा होगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि प्रचार भी हमने देखा वहाँ पर, प्रचार में भी मतलब एक आप फील कर लेते हैं उस फैक्टर को, आप महसूस कर लेते हैं। प्रचार में भी बहुत हद तक पीछे रहे जो बाकी के कैंडिडेट से, एक जोश होता है। देखिए, किसी भी कैंडिडेट को जिताने वाला, किसी भी पार्टी को जिताने वाला सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस पार्टी का काडर, उस पार्टी का कार्यकर्ता। अगर कार्यकर्ता में जोश ना हो तो फिर जो नतीजे हैं वो आपके अगेंस्ट ही जाते हैं। तो ये चीज नोएडा में मैंने फील की है, गौतम बुद्ध नगर में, और मुझे लग रहा है कि बहुत आसानी से डॉक्टर महेश शर्मा इस सीट को जीत जाएंगे और एक लंबे मार्जिन से, एक बड़े मार्जिन से इस सीट को गाजियाबाद है, इंदिरापुरम में रहते हैं राकेश कुमार सिंह, हमारे सीनियर कुलीग हैं। राकेश जी, आपको भी लग रहा है महेश शर्मा को फायदा मिल गया जिस तरीके से काम उन्होंने किया? देखिए, साफ तौर पे यहाँ पर महेश शर्मा को फायदा मिला और खास तौर पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो विभिन्न योजनाओं का यहाँ पर लाभ जो है नोएडा वासियों को मिला है, और उसका परिणाम है कि लोग जो कि जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर टिकट किस तरह से जो विपक्षी दल में कैसे कैसे बदला गया, उससे भी एक जो अपने वोटर्स थे उन पर काफ़ी असर पड़ा। और प्रधानमंत्री, देखिए खासतौर पे एनसीआर की मैं बात करूंगा, प्रधानमंत्री का यहाँ पर जो है चेहरा
वो सबसे असरदार अगर साबित हुआ है, जो कई लोगों से मैंने बातचीत किया, जो एक्सपर्ट थे उनसे बात किया, तो इसका असर साफ तौर पे दिखा। ठीक है, चलिए एक और बड़ी सीट की तरफ हम चल रहे हैं जहां से हेमा मालिनी बीजेपी की कैंडिडेट है। मैं बात कर रहा हूं मथुरा लोकसभा सीट की, और मथुरा लोकसभा सीट में सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। हेमा मालिनी जो कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं, तीसरी बार वो यहां से उम्मीदवार बनाई गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उनका मुकाबला कांग्रेस के मुकेश धनगर के साथ है, और यहां पर मुझे लगता है कि एक प्रो फैक्टर, एक प्लस फैक्टर जो बीजेपी के फेवर में गया है वो है कि आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल के साथ जो गठबंधन हुआ है उसका भी कहीं ना कहीं एक मेजर फायदा, एक प्रो फैक्टर बीजेपी को इस सीट पर मिल सकता है। हालांकि जो सीधी टक्कर है दो कैंडिडेट्स के बीच में वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, लेकिन जीत कौन रहा है? जीत हेमा मालिनी रही है यहाँ पे। तो हेमा मालिनी मथुरा से तीसरी बार जीतने जा रही हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं, आलोक जी, आपका एक कमेंट। जो लोकदल के साथ गठबंधन हुआ उसका भी फायदा मिला यहां पर, क्योंकि बीच में थोड़ा सा हमने देखा था कि थोड़ी सी नाराजगी, थोड़े से विरोध के स्वर जरूर उठे थे हेमा मालिनी को लेकर, लेकिन लोकदल के साथ गठबंधन ने मजबूती दी इसको। रोहित जी, गठबंधन ने दिया, लेकिन इसके साथ में आप ये भी मानिए कि मथुरा कितना, अयोध्या के बाद काशी मथुरा, ये जो एक हमेशा रहा है काशी मथुरा अयोध्या, उसकी मुक्ति का जो अभियान है, और हेमा मालिनी लगातार बीच बीच में आती रही थी, आपने देखा हो। तो जबकि वो स्टार हैं, बल्कि मैं बताऊं आपको, जब राज्यसभा में नॉमिनेट की गई थी तब से मुझे लगता था कि हिंदी भाषी क्षेत्र में वो चुनाव कैसे जीतेंगी। इस बार भी उन्होंने जीत करके यदि लड़ूंगी तो यहीं से, नहीं तो नहीं लड़ूंगी। ये अपने आप में उनके आत्मविश्वास और प्रधानमंत्री मोदी का जो वरदहस्त है कि सारे विरोध थे पार्टी में। महेश शर्मा का भी मैं जानता हूँ, इससे नहीं, 2019 में भी विरोध था, उसके बाद भी वो, चूंकि आयुष्मान भारत जैसी कई योजनाएं, उनका अस्पताल भी है, लोगों की सहायता करने का भी लाभ इन सब नेताओं को मिलता है। ये याद रखिए हमेशा, चाहे मेनका ने काम किया हो या वरुण ने किया हो या हेमा मालिनी ने किया हो। बिल्कुल युवराज जी, अभी तक दो सीटें, जितनी सीटें हमने दिखाई हैं उनमें दो सीट हैं जिसमें हैट्रिक लग रही है, एक काशी और एक मथुरा, दोनों धर्मनगरी। देखिए, एक तो यदि बात करें कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में क्या किया है, तो एक सर्वे के अनुसार ये भी आया कि जो हिंदू रिवाइवलिज्म एक फैक्टर है, जीडीपी, नौकरी सब अपनी जगह, लेकिन एक हिंदुत्व का जो भाव है वो आया है। और जब हिंदुत्व का बात होगी तो काशी मथुरा तो है ही। और दूसरा, विकास की जो बात करें तो मैं एक छोटा आंकड़ा फटाफट रखना चाहूंगा। केवल काशी में 45,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर मिला। तो एक घर में 4 लोग भी गिनते तो अब गिन लीजिए। और केवल काशी में 10 लाख लोग ऐसे हैं जो ऐसे लेके घूमते हैं कि भैया ये देखो हमारा आयुष्मान कार्ड। तो लोगों को लाभ मिला है। और नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में एक ही वोट बैंक बनाया है पूरे भारतवर्ष में, लगता वो है लाभार्थी हेमा वोट बैंक। मालिनी का गेहूं काटना काम आ गया है। और अगली जो सीट है वो कन्नौज की लोकसभा सीट है, जहां से खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है और उन्हें टक्कर दे रहे हैं बीजेपी की तरफ से सुब्रत पाठक। अखिलेश यादव यूपी की सियासत का बड़ा चेहरा है। 12 साल बाद कन्नौज सीट से चुनावी मैदान में अखिलेश यादव। एंड मूवमेंट पर यहां पर भी टिकट बदला गया था। इत्र नगरी कन्नौज सीट पर अखिलेश की पकड़ मजबूत कही जाती है, समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन तेज प्रताप का टिकट काटकर अखिलेश यादव को चुनावी मैदान में इसलिए उतरना पड़ा था क्योंकि सर्वे ये कह रहे थे कि शायद फेवर में चीजें नहीं जा रही हैं। लेकिन क्या कहता है रिजल्ट, क्या कह रहा है इशारा आपकी, अखिलेश यादव किस तरीके से पकड़ मजबूत करने में कामयाब हो पाए या फिर नहीं, या फिर सुब्रत पाठक। और ये तो हैरान करने वाले नतीजे कन्नौज से सामने आ रहे हैं, अखिलेश यादव को लेकर हारते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद सर, जाने के बाद ये लग रहा था कि प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का हौसला बढ़ेगा, और अगर वो खुद हार रहे हैं तो ये इंडिकेशन है कि प्रदेश में रिजल्ट अलग होगा। लेकिन सामान्य स्थिति में वो हारेंगे नहीं मेरे ख्याल से। अरविंद सर, चूंकि अखिलेश यादव को लेकर तरह तरह के दावे समाजवादी पार्टी ने किए थे, हिमांशु जी आपको क्या लग रहा है, अखिलेश अगर हार रहे हैं तो इसके पीछे बड़ी वजह क्या हो सकती है? पहला तो मैं कहूंगा कि ही इज अ रिलक्टेंट कंटेस्टेंट। उनका लड़ने का कतई इरादा नहीं था, मगर आखिर में लड़ना पड़ा, ये एक सबसे बड़ी बात आती है। और दूसरा, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा जिस पर से आपको समझ में आ जाएगा। अगर मेरा कोई सपोर्टर है तो मेरी जनसभा में आके मेरी ही जनसभा में तोड़फोड़ क्यों करेगा? जो बातें अखिलेश की सभाओं में पूरे यूपी में हमें देखने को मिली, इससे तो ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं एक जो अंडर करंट चल रहा है वो अंडर करंट का शिकार अखिलेश यादव बने।
ठीक है, मैं इस पर एक रिएक्शन यहाँ पर निरुक्त जी से लेना चाहूंगा। मैं 1 मिनट निरुक्त जी से एक रिएक्शन इस पर लेना चाहूंगा। निरुक्त जी, अखिलेश यादव मतलब फेस ऑफ समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव मतलब समाजवादी पार्टी, इस वक्त अखिलेश यादव मतलब समाजवादी पार्टी, चाहे सारे डिसीजन हो कोई भी हो, सब अखिलेश यादव। लेकिन उनका हारना कन्नौज से, जहां से उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की एक तरह से शुरुआत की थी, उस सीट पर जाकर, हालांकि लंबे वक्त बाद वापस आ रहे हैं, लेकिन उस सीट पर आकर अखिलेश यादव का हारना ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा समाजवादी पार्टी के लिए। मतलब कार्यकर्ताओं को तो कहते हैं ना कि मोराल बिल्कुल जमीन छू जाएगा। अगर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ही अपने गढ़ में हार रहे हैं, जो देश में सरकार बनाने जा रहे थे और दावा कर रहे थे बार बार कि हम 80 सीट जीत रहे हैं या 79 सीट जीत रहे हैं यूपी में, अगर वही अपने घर में खेत रहते हैं, इसका सीधा आशा ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में मोदी की जबरदस्त लहर है जिसको लोग पहचान नहीं पाए। राकेश जी, एक कमेंट इस पर आपका। अखिलेश यादव मतलब ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा, और सुब्रत पाठक अगर इस सीट को निकाल लेते हैं, जीत जाते हैं जैसा कि दिख रहा है, तो मतलब बल्ले बल्ले है फिर तो। देखिए, साफ तौर पे जो कि पीएमओ राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि जिनको मैनपुरी का जिम्मा दिया गया था, रोहित, जब उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कन्नौज में अखिलेश के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग इसको मानकर चल रहे थे, अगर मेरी बात करें तो हम अखिलेश को इसमें एज दे रहे थे, लेकिन जो हमारे एग्जिट पोल में आया है, अगर अखिलेश को अगर यहाँ से हारते हैं तो आप समझिए कि परिणाम समाजवादी पार्टी के लिए जिस तरह से बीजेपी प्रेडिक्ट कर रही है कि ये 4 के आंकड़ा से ठीक है राकेश जी, 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। एक और बड़ी सीट की तरफ हम चल रहे हैं, और ये यूपी में बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ है, मुझे लगता है समझ गए होंगे सब लोग। गोरखपुर लोकसभा सीट की मैं बात कर रहा हूं। 2019 में रवि किशन को गोरखपुर से जीत मिली थी, और लगातार दूसरी बार चुनाव मैदान में रवि किशन को उतारा गया है। गोरखपुर से लगातार 5 बार योगी आदित्यनाथ, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अपने दूसरे टर्म में, वो 5 बार गोरखपुर की लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। यहां से रवि किशन 1 टर्म जीत चुके हैं, दूसरे टर्म में चुनाव लड़ रहे हैं। रवि किशन क्या दूसरा टर्म बरकरार रख पाएंगे? बीजेपी का गढ़ गोरखपुर, क्या इसको बचाए रख पाएंगे रवि किशन? यहां मुकाबला काजल निषाद के साथ है, जो कि समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट है। सारण बच गया, यानी कि नतीजों का वक्त आ रहा है और बीजेपी जीत रही है, यानी कि रवि किशन गोरखपुर का जो गढ़ है उसको बचाने में